हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का ये जीएस का यानी कि जनरल स्टडीज में हम लोग जो हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं उसके एमसीक्यू जो डेली सॉल्व कर रहे हैं उसका ये हम लोगों का चौथा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो तीनों सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उन तीनों सेट को देखिए और फिर इसको देखिए, ठीक है। तो ये आज हमारा चौथा सेट है। अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप मैकेनिकल फोरम नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाकर प्ले स्टोर से मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लें, सो दैट आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट्स और क्विज सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हिस्ट्री के किस फेज में पड़ता है? ठीक है, तो वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल और चौथा आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, मेरा यहाँ पर पर्पज केवल ये नहीं होता है कि आपको एक क्वेश्चन लिया और उसका आंसर बता के आगे बढ़ गए। मेरा पर्पज ये होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से उससे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट्स है और टर्म्स है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, सो दैट उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छोड़ के ना आए, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, देखिए इतिहास में बेसिकली 3 काल होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो 3 काल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस टाइम पे या जिस समय के हमारे पास ना ही कोई रिटेन सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, और जाहिर सी बात है जब रिटेन सोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा पीरियड जिसमें हमारे पास कोई भी रिटेन सोर्सेस नहीं अवेलेबल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे हमारे पास रिटेन सोर्सेस तो अवेलेबल होते हैं, मतलब लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन उसको आज तक हम लोगों के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। मतलब रिटेन सोर्सेस अवेलेबल हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो पीरियड होता है जिसमें हम लोग हैं, मतलब रिटेन सोर्सेस भी अवेलेबल है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो बेसिकली मुझे लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप इसके थ्रू अगर आपने इन तीनों कंसेप्ट को समझ लिया होगा तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आएगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक बार ये भी जान लीजिए कि आपको पहले क्वेश्चन को समझ लेना है फिर आंसर करना है, ऐसे नहीं कि फटाफट आंसर कर देना है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि उसके हमारे पास रिटेल सोर्सेज अवेलेबल है लेकिन आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा मैंने किस में बताया है? वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो देख लेते हैं, इसका आंसर टिक कर लेते हैं, ये हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, आद्य ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता जो बेसिकली माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो याद रखिएगा, 2350 मतलब 2350 BC से 1750 के अराउंड इसको आप लोग मानते हैं, इसका टाइम पीरियड। ठीक है, और वहीं पे अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, तो वो माना जाता है 2500 BC से 600 BC। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, तो एक हुआ था 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम लोग दसराग युद्ध भी बोलते हैं। यही पूछा हुआ है कि वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुसड़ी। ठीक है, तो जो दसराग युद्ध था, 10 राजाओं का युद्ध जिसे बोला जाता है, ये लड़ा गया था परुसड़ी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर रावी नदी रहेगा, हालांकि रावी नदी नहीं रहेगा क्योंकि उस टाइम पे इसको परुसड़ी नदी ही बोला जाता था, तो उसी के तट पर ये लड़ा गया था। अच्छा, इसमें किसको किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो किसने हराया था? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। और अगर वहीं पे इस संघ में बात की जाए जो आर्यों के प्रमुख जन थे, देखिए ये जो 10
लोगों के संघ थे जिसको हराया गया था, उसमें 5 आर्य थे और 5 लघु जनजातियां थी जिसे अनार्य बोलते थे। तो पांचों आर्यों के जो प्रमुख जन थे वो थे अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वसु। ठीक है। और 5 लघु जनजातियां थी। और इनके पुरोहित कौन थे या हेड कौन थे या गुरु कौन थे, तो याद रखेगा विश्वामित्र थे। ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परसुड़ी नदी, जिसको हम लोग रावी नदी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब वेयर डिड द महावीर स्वामी वॉज बॉर्न। ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर महावीर स्वामी की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम या कुंडरपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? वैशाली बिहार में। और इनका जन्म माना जाता है लगभग 599 599 ईसा पूर्व। हालांकि एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी भी मिलेगा। ठीक है। तो इस पे अभी भी काफी कंट्राडिक्शन है। ठीक है। ये भी क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था या 540 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी की माने तो 540 में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। और वहीं पे पिता की अगर बात करें तो उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बौद्ध धर्म, बौद्ध रिलीजन और एंड जैन रिलीजन। ठीक है। तो मतलब बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन में कौन सी चीज कॉमन नहीं है वो देखना है। चार ऑप्शन है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब आत्म दमन। ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ। गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। और उन्होंने ये बोला था कि मोक्ष के लिए, अगर मोक्ष आपको चाहिए तो इसके लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश नहीं करना है। ठीक है। मतलब वो मोक्ष के लिए कठोर साधना में विश्वास नहीं रखते थे। और अगर वहीं पे महावीर स्वामी जी की बात की जाए तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक है। मतलब अगर आपको मोक्ष चाहिए तो महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको घोर तपस्या करना ही होगा। लेकिन वहीं पे गौतम बुद्ध ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको मोक्ष के लिए कठोर साधना करना जरूरी नहीं है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। ठीक है। तो ये दोनों में कंट्राडिक्शन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ठीक है। तो मतलब जो बराबर की गुफाएं थी उस वहां पे रहने के लिए किसने यूज में लिया, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आजीविकों ने, दूसरा है थारुओं ने, तीसरा है जैनों ने और चौथा है तंत्रिका ने। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आजीविकों ने। ठीक है। इन्होंने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। अगर हम बात किया जाए बराबर की गुफाओं को, तो सबसे पहले मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था। ठीक है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो अशोक और जो उसका पुत्र पौत्र था, अशोक और जो उनके पौत्र थे दशरथ, उन्होंने बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए थे। ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये किसने बनवाया था? अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो इसका क्वेश्चन तो काफी ज्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हो गए वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन को लिया हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे वो थे उदयन, और 21 वंश के थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये हड़ैक वंश के थे। ठीक है। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना की तो ये किसने किया था? अजात शत्रु के पुत्र, क्योंकि उदयन ने अपने ही फादर की डेथ करके उन्हें ही मार के फिर वो राजा बना था। तो अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, इसी ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस तरीके से की थी? वहां पे एक किला बना के किया था। ठीक है। और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। तो आपको ये सब भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कई सारे वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ये राजधानी थी। तो वो हमें देखना है कि मगध की जो शुरुआत की राजधानी थी, इनिशियल राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कौन सी थी। तो देखिए, अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आपको याद रखना है, अगर पुराणों के अनुसार बात करेंगे तो मगध पर जो पहला राजवंश था वो बृहद्रथ था, और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो राजगृह या गिरिवन बनाई थी। और वहीं पे अगर हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बात करें तो मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिम्बिसार था, और ये किससे रिलेटेड था? हर्यक वंश। वैसे भी हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि हम लोग बृहद्रथ वंश के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? हर्यक वंश से करते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी लोगों को इसका भी आंसर पता होगा। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है पुष्यमित्र, तीसरा है कनिष्क और चौथा है समुद्रगुप्त। तो देखिए, अगर हम लोग इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उनकी एक रचना है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी बुक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक या किसने लिखा है? तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ है। और इसी में उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया है कि वो कितना वीर था, और उसी की वीरता से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। और अगर वहीं पे आपसे पूछता है कि समुद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? तो ये हरिशेन जी ने लिखा था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। मतलब हमें पता है कि पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे मगध में। तो उन 16 महाजनपदों का जो अ, व्याख्या है वो कहाँ पे मिलता है? तो याद रखिएगा, ये मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और वहीं पे अगर जैन ग्रंथ ऑप्शन में रहता भगवती सूत्र तो वो भी आंसर सही हो जाता। तो दो ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ जो था वो है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ अगर पूछेगा तो हो जाएगा भगवती सूत्र। अब देख लेते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो अंग हो गया मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद है जिनका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, हमें पता है कि अशोक एक बहुत ही महान शासक थे। ठीक है, आप ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए, इंडिया की ही बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं अशोक मौर्य। ठीक है, तो ये देखना है कि इनके साम्राज्य में क्या सम्मिलित नहीं था। चार ऑप्शन है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। तो अशोक ने बाकी तीनों जगह पे अधिकार कर लिया था, अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग में, लेकिन श्रीलंका पे उन्होंने अधिकार नहीं किया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने श्रीलंका को छोड़कर बाकी हर जगह अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मतलब कौन से शासक वंश ने, मतलब कौन सा ऐसा वंश था जिसने सबसे ज्यादा मंदिर एवं ब्राह्मणों को गांव जो थे वो दान में दिए थे, अनुदान में दिए थे? तो देख लेते हैं कौन सा था। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से वो हो जाएगा गुप्त वंश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गुप्त वंश के जो शासक थे इन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए थे। और गुप्त लेखों से इन सब भूमिदानों का उल्लेख होता है। ठीक है, और उसमें यह भी बताया जाता था कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली जो आय थी, जो इनकम थी, वो भी उनको सौंप दी जाती थी। मतलब भूमि नहीं, अब भूमि से जो भी आय भी मिल रही है वो भी सौंप दी जाती थी, जिसको भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो आपको पता ही होगा कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, सबसे ज्यादा लिखवाए थे। ठीक है, तो किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अशोक का जो शिलालेख सेकेंड था उसमें दक्षिण भारत के 5 राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। और ये सभी कौन से राज्य थे? आपको पता ही है कि दक्षिण भारत में ज्यादातर तमिल राज्य है। ठीक है, और ये उसके साम्राज्य से बाहर भी थे। अगर आपसे ये पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है, तो याद रखेगा वो 13वें शिलालेख से मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा, शिलालेख 2 या दूसरा शिलालेख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो देखिए, जो भी बुद्ध के उपदेश थे उसको कहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया है, किस में रखा गया है? 4 आपको ग्रंथ दिए हुए हैं, बुद्ध चरित्र, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो इनमें चारों में से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कौन सा है, ये बता रहे हैं आपको। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी, सुत्त पिटक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है, और इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। वहीं पे अगर विनय पिटक की बात करें तो उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवनी आचार विचार के नियम संग्रहित है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र जो सुत्त पिटक था इसमें बुद्ध के उपदेश है, और वहीं पे अगर हम लोग विनय पिटक की बात करें तो उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के जो संघ के नियम है ये सब के बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो उसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? ठीक है, तो देखिए, कौन सी जो जनपद थी उसकी कैपिटल उज्जैन थी प्राचीन काल में, एंशियंट इंडिया की बात कर रहा है, तो वो देखना है हमें। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अवंती। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, लेकिन यहाँ पे एक उत्तर अवंती था और एक दक्षिणी अवंती थी, वो हमें देखना है। तो अगर देखा जाए आधुनिक का जो आज का जो मालवा क्षेत्र है वही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, और ये दो भागों में बटा हुआ था। मतलब प्राचीन अवंती जो था ये दो भागों में बटा था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। और वहीं पे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो अगर यहाँ पे उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो ऑप्शन दिया होगा तो ज्यादा दिक्कत होता, तो फिर वहां पे उत्तरी अवंती का ऑप्शन हो जाता उज्जैन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो अवंती ही है, तो हमारा सिंपल हो गया क्वेश्चन, तो अवंती आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है वास्को डी गामा और चौथा है फायन। दोस्तों, ये सेशन खत्म हो उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाके मैकेनिकल फोरम का एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आपको मात्र 51 रुपीज़ में 20 प्रैक्टिस सेट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स आपको एनटीपीसी के मिल जाएंगे, जो कि आप परचेज कर सकते हैं ऐप से, और इजीली उसको सॉल्व करके अपनी तैयारी को और बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे मेरा कोड SATM यूज करते हैं, SATM10, तो आपको 10% का स्टैंड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोड भी दिख जाएगा जब आप परचेज करने जाएंगे, तो वहाँ पे SATM सत्यम नाम से कोड होगा, तो आप वहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी सजेशंस हो उसको कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर पहुँचाइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? देखिए, मेगास्थनीज भी आया था, वास्को डी गामा भी आया था और फाहियान भी आया था, लेकिन जो कोलंबस है ये भारत कभी नहीं आया था, ये अमेरिका की खोज इसने की थी। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी? तो 1492 में। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।